नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की। जो चंबल कभी डकैतों की गोलियों की आवाज से थर्राती थी, वहां की घाटी आज भी हथियारों के जखीरों से पूरी तरीके से लैस है। यहां आए दिन कभी रंजिश में तो कभी हर्ष फायरिंग में गोलियां चलती रहती हैं। शुक्रवार को भी ऐसा ही एक घटना होती है जहां पर 10 साल पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि स्टेटस सिंबल क्या लाइसेंसी गन रखना बन चुका है? वोट के लिए हथियार पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाता है क्या? और लाइसेंस देने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना होता है, क्या वाकई में वो होता है? जब सुरक्षा के लिए पुलिस है तो फिर निजी हथियारों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हथियारों के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं? पुलिस पर भरोसा नहीं या रौब जमाने के लिए अब हथियार रखना एक शगुन के तौर पर माना जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ग्वालियर चंबल की धरती है। यहाँ कभी रंजिश में गोली चलती है तो कभी हर्ष में फायरिंग होती है। गोली कभी भी चले, हर बार ये गोली किसी बेकसूर की मौत का सबब बन जाती है। मुरैना में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ 10 साल पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया गया। इस पूरी वारदात का वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी फायर करते दिख रहे हैं। जेल में रह के राजीनामा करवा लिया, 10 लाख रुपए ले लिए, मेरा मकान भी लिखा लिया। मैं अपने घर पे नहीं उतरे, दूसरे के घर पे उतरे और बोल रहा है हमारा तुम्हारा राजीनामा आप खूबा। मुझे घटियाई करके मार दिया। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी बहुएं तीनों थी। 6 लोग चले गए, अब हम क्या करेंगे? उधर इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये सुनिए। पुरानी जो रंजिश थी वो भूल गए थे। पुरानी रंजिश जो उनके दिमाग में चल रही थी। अदरवाइज जो है उन्होंने जो षड्यंत्र रचा के हम वहाँ बयान दे रहे हैं और पैसे भी ले लिए, मकान भी उनका ले लिया, और उसके बाद आज जो है उस घर में उनको इस तरीके से एक तरफा जो है फायर करके मारा है। गोली दोनों तरफ से नहीं चली, एक तरफा गोली चलाई है इन्होंने। ग्वालियर चंबल बेल्ट में बंदूक मानो संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है और इसकी कीमत कई बेगुनाह चुका रहे हैं। ऐसी कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो 5 मई 2023 मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या। 1 अप्रैल 2023 मुरैना में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। 4 मार्च 2023 ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 जनवरी 2023 मुरैना में गोलीबारी की 4 घटना हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। 6 जनवरी 2022 ग्वालियर में कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हथियारों के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी में लाइसेंसी हथियारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2,60,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं। मतलब करीब 300 लोगों पर एक हथियार है। सबसे ज्यादा बंदूकें ग्वालियर क्षेत्र में है। ग्वालियर में करीब 33,700 लाइसेंसी हथियार हैं। ग्वालियर के हर 8वें व्यक्ति के पास बंदूक है। भिंड में करीब 26,650, तो मुरैना में 29,650 लाइसेंसी हथियार है। छतरपुर में 14,000 और शिवपुरी में 13,100 लाइसेंसी बंदूकें हैं। वहीं राजधानी भोपाल में करीब 9,690 लाइसेंसी बंदूकें हैं। इंदौर में करीब 10,000 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। सबसे कम लाइसेंसी बंदूक आदिवासी इलाके डिंडोरी में है। हथियारों की ये ग्राफ बता रहे हैं कि यहाँ मानो हर हाथ बंदूक हो। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, खासकर ग्वालियर चंबल बेल्ट में गन कल्चर को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या बंदूक सुरक्षा के लिए रखी जा रही है या किसी की हत्या के लिए, या फिर ये स्टेटस सिंबल बन चुका है? और अगर स्टेटस सिंबल है तो इसे शह कौन दे रहा है? दरअसल एमपी में सबसे ज्यादा हथियार ग्वालियर अंचल में है। ग्वालियर अंचल में वोट के लिए हथियार पॉलिटिक्स जोरों पर रहती है। खुद माननीय ही अपने समर्थकों के लिए हथियारों की अनुशंसा बांटते हैं। माननीय अपने लेटर हेड पर अनुशंसा कलेक्टर के दफ्तर भेजते हैं। कई बार 50 से 100 तक की सूची कलेक्टर के दफ्तर भेजी जाती है।
खुद माननीय भी हथियारों के शौकीन है। कई नेताओं के पास लाइसेंसी हथियार है। तो बंदूकों की बंदरबांट कैसे हो रही है आपने समझा। बहरहाल चंबल का नाम आते ही जहन में बस एक ही तस्वीर सामने आती है। बरसों से यहाँ के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। चंबल नाम लेते ही डाकुओं का आतंक याद आ जाता है। 20 साल से शांत चंबल की जो वादियां कभी गोलियों की आवाज से थर्राती थी, वहां की घाटी आज भी हथियारों के जखीरे से लैस है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि कई बार तो हथियारों के लाइसेंस के लिए खुद माननीय ही सिफारिश भेजते नजर आते हैं। मुरैना से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चंबल के शांत माहौल में जिस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी जा रही है, उसके पीछे की असल वजह क्या है, कारण क्या है, और इन्हीं तमाम सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी आनंद कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत ब्रजगोपाल लोहिया जी, जिस तरीके से मुरैना में यह घटना होती है 10 साल बाद, इस पुरानी रंजिश की जो दर्द है या कह लीजिए कि उसके बाद जो परिणाम होता है 2023 में जो सामने आता है आज, ये बड़ा दर्द भरी दास्तां है और इसमें लोगों में भी डर का माहौल बन चुका है। लोग भी ये सोच रहे हैं कि शांत माहौल में ये जो आबो हवा खराब हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद ये गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। शुभेंदु जी, आज आपने बड़ा एक सामाजिक मुद्दा उठाया, एक क्षेत्र में वो सामाजिक रसूख का विषय है। मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो घटना हुई वो बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती है। अभी आपकी रिपोर्ट पे भी देख रहा था और अन्य समय पे भी समय समय पर हम सुनते रहते हैं कि ये जो गन कल्चर है और गन कल्चर के साथ साथ ये जो बदले की भावना है, ये लड़ाई को हत्या तक ले जाने की जो बातें हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है और समाज का एक विकृत चेहरा है। और इसके निजात पाने के जो उपाय हैं उन पर निश्चित हम सबको विचार करना पड़ेगा, चाहे सत्ताधारी राजनीतिक दल के रूप में हम हैं या कोई और है। महत्वपूर्ण ये है कि हर जिंदगी उतनी ही कीमती समझी जाना चाहिए। ये 2013 का जैसा पूरा मामला आया है वो एक अपनी जगह एक मामला है, परंतु ये एक मामला, ये आप ये समझिए कि ये आगे का प्रेजेंटेशन कर रहा है कि हमें इस कल्चर में कितने सुधार की आवश्यकता है। हाँ। सरकार ने समय समय पर सुधार किए, बंदूक लाइसेंस को कठिन करने का काम किया है। उसके साथ साथ एक और काम किया है कि जो हर्ष फायर करते थे, जो विवाह समारोह में बंदूकें चलाई जाती थी, उन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। साथ में ये काम भी किया है कि किसको कितने कारतूस दिए जाएंगे उसका हिसाब भी लिया जाएगा, उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। पहले 100 थी, उसको घटा के 25 किया गया। इन सब पे काम हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो आपने जिस तरह से उस विषय को लिया है कि ये सामाजिक जो चेतना की इसमें आवश्यकता है, कि हमें समाज को भी जागृत करना होगा कि सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ पुलिस है, इन पर आप विश्वास रखिए। इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि इसमें प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम देख रहे थे तस्वीरों के जरिए जब नजर आता है कि वो खुलेआम दिन दहाड़े जिस तरीके से फायरिंग करते हैं, ये नजर आता है कि उनमें डर नहीं है, कानून का, प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ नहीं था। खुलेआम वो फायरिंग करते हैं बिना किसी डर के, एक के बाद एक कई लोगों को वो निशाना बनाते हैं। 6 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, तो इसमें बड़ा एक्शन होने की एक जरूरत भी नजर आती है सर। नहीं, निश्चित बिल्कुल निश्चित बड़े एक्शन की आवश्यकता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप भी समझते हैं कि सिस्टम अपनी तरह से काम करता है। यदि आमने सामने रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, यदि घर में रहने वाला बड़ा भाई छोटे भाई की हत्या कर देता है, यदि घर में रहने वाला पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, तो ये हत्याएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सिस्टम को तो सुधारने के साथ साथ हमें सामाजिक ताने बाने पर भी जोर देना पड़ेगा कि ये सामाजिक ताना बाना जो गन कल्चर है, जिसे रसूख की निशानी माना जाने लगा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, गन कल्चर कैसे आगे बढ़ रहा है और इस कल्चर को कौन पाल पोस रहा है, कैसे ये पनप रहा है, इस पर भी मैं जरा बात करूंगा। लेकिन जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आपने सुना ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि ये परिवार के भीतर और आस पड़ोस में अगर
इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये घटना ऐसी होती हैं और उसके बाद ये पता चलता है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ठीक है, आपको इस पर क्या नजर आता है? हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री है, जिनके पास वास्तव में कहीं न कहीं यह जवाबदारी है कि वह लॉ एंड ऑर्डर से प्रदेश को सुरक्षित रखें, वह स्वयं इस प्रकार की गतिविधियों को संरक्षण देने में लिप्त नजर आते हैं। आप देखिए, कोई भी जो बोनिज्म की हम बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, इस प्रकार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रश्रय देने का काम हमारे अपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करते हैं। उनका ध्यान गवर्नेंस और जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है उसको छोड़ करके हर विषय पर रहता है। इस देश में कोई भी घटना घटे उस पर उनकी प्रक्रिया आएगी, लेकिन आज जब वास्तव में उनके विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला आया इस प्रकार से, आप इसमें राजनीति जोड़ रहे हैं, लोगों की हत्या कर, राजनीति जोड़ रहे हैं आप इसमें। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी उन्होंने अपने बात की शुरुआत में ही कहा कि एक सामाजिक विषय है। कोई हत्या, किसी प्रकार का अपराध कैसे सामाजिक विषय हो सकता है? हाँ। इसमें समाज क्या कर सकता है? समाज में इस प्रकार से गन कल्चर आया कैसे? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दलाली एवं घूसखोरी के माध्यम से अवैध बंदूकों के लाइसेंस बांट देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जिस अंचल से वह स्वयं आते हैं, आए दिन वहां आप देखते हैं किसी न किसी प्रकार से कोई फायरिंग की घटना होती है, किसी प्रकार का कोई अपराध होता है। और आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में, यह इकलौती घटना है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं का अंबार है। मध्य प्रदेश में आप बात करिए, लगभग पिछले साल 4,75,918 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें से देश के टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती आती है। आप आज सर, ये लाइसेंस देने की प्रक्रिया या फिर जो गन कल्चर है वो आज का शुरू नहीं हुआ ना, ये पहले भी चलता आ रहा है ना। इसमें कांग्रेस सरकार भी शामिल रही है ना, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी तो गन कल्चर था ना। देखिए, स्वाभाविक रूप से, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय स्तर पर छवि थी वह शांति के टापू के रूप में थी। लेकिन आज आप उस छवि की मध्य प्रदेश की तुलना करिए, आए दिन गृह मंत्री। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ब्रजगोपाल जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। ब्रजगोपाल जी जरा जल्दी से। छोटा सा प्रश्न है मेरा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी सरकार की है, आपको याद हो? शिवम जी सुन लीजिए, शिवम जी ऐसे नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, आपको मालूम है कभी 2003 के पहले ये दस्यु समस्या पीड़ित रहता था। कांग्रेस के एक विधायक ने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। आपको याद होगा कि माधो सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, निर्भय गुज्जर, ये सारे लोग इसी क्षेत्र में हुआ करते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने कहीं भी मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम नहीं बचा है। ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र में एक शांति थी। परंतु उस शांति को ये गन कल्चर अगर खराब करता है तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि एक सामाजिक समस्या को राजनीतिक चोरा देने। इसमें एक चीज और जोड़ दी गई थी, हथियार पॉलिटिक्स। तो हथियार पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। सत्यप्रकाश शर्मा सर, जरा जल्दी से इस पर एक जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। ये हथियार पॉलिटिक्स और जिस तरीके से गन कल्चर को लेकर के बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ये कह रहे हैं कि इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है नेताओं के द्वारा। देखिए शुभेंदु जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो रीजन है जहां पर ये जो समस्या है ये आज से नहीं है, आजादी के पहले से चली आ रही है और ये डाकुओं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण पनपती हुई समस्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सुब्बा राव जी का आपने नाम सुना होगा, ये वही जगह है मुरैना ज्वारा जहां पर सुब्बा राव जी ने पूरे डाकुओं को आत्मसमर्पण करा के एक तरीके से खत्म ही कर दिया था। इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा मैटर है ये पॉलिटिकल कम सोशल ज्यादा है। देखिए, गवर्नमेंट की दो जिम्मेदारी होती है कि हम पॉलिटिकली तो कुछ डेवलप करते ही है समाज को, लेकिन सोशली डेवलप करना भी समाज का काम होता है। और उसके लिए आपको ध्यान हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं एक तारीफ करूंगा। नहीं, इसकी जड़ में क्या है सर? इसकी जड़ में अगर हम जाएं, इसकी यहाँ एक मिनट सुन लें। इसकी जड़ में एक्चुअली क्या है कि ये आजकल विशेषकर जितने भी लाइसेंस बनते हैं उस पर, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी दल की गवर्नमेंट रही हो, उनके जो प्रतिनिधि हैं यानी कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, विशेषकर एमएलए, मिनिस्टर्स या सांसद के कम आते हैं, उनकी एक पूरी फहरिस्त आती है। वो पुलिस एसपी के पास भी जाती है, कलेक्टर के पास भी जाती है, और इवन जब पॉलिटिकल के बनने होते तो और भी आगे जाती है। इस कल्चर को समाप्त करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिशियन इसलिए बढ़ावा देते हैं कि वो इलेक्शंस में हमको काम आएंगे। और इसमें कोई एक दल नहीं शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्य दोनों दल शामिल रहे हैं। जब भी जिसकी सत्ता रही उसने अपने लोगों को लाइसेंस ग्रांट करवाए। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जो कभी सुब्बा राव जी ने इस क्षेत्र में की थी। इस क्षेत्र के लोगों में एक बड़ी चीज है कि वो जो उनकी एनर्जी है, एनर्जेटिक है, तभी तो फौज में इतना बड़ा काम करके दिखा देते हैं, कितना शौर्य दिखाते हैं। लेकिन इसी शौर्य का उपयोग अगर उनके जीवन बनाने में एक सामाजिक क्रांति लाकर शासन के साथ
किया जाए ठीक है, तो शायद इस चीज को कम किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को हथियार या लाइसेंस मिल रहे हैं या अवैध रूप से अगर हथियार भी लोग रख रहे हैं, तो ये चिंता का कारण भी बनता है कि समाज के भीतर क्या स्थितियां होती हैं, उसका आज ये परिणाम भी सामने आ रहा है। आनंद कुमार जी, आपने जमीन पर रह करके बहुत लंबे समय तक काम किया है, आपने सिस्टम को देखा भी है और महसूस भी किया है, लेकिन इस गन कल्चर को लेकर के सभी को पता है कि ऐसी स्थिति क्यों है, लेकिन इसका समाधान क्या होना चाहिए सर? कैसे निकलेगा इसका समाधान? गन कल्चर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो जो घटना हुई है उसके बारे में 2 पॉइंट में कहना चाहूंगा। नंबर 1 कि 6 लोग मारे गए हैं, अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है, परंतु मैं केवल एक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब 2 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद उसमें अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनको सजा हुई या नहीं हुई, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद मुझे लगता है कि उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि कोर्ट से 2012 या 13 में वो घटना होती है और अभी तक कोई कन्विक्शन उसमें नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ तो ये सिस्टम की कमी है कि अपराध हो जाते हैं, 2 लोगों की हत्या हो जाती है और हम किसी को सजा नहीं दे पाते। यदि सजा हो जाती तो लोगों को भरोसा होता है कानून के ऊपर। आज स्थिति ये है, क्योंकि सजा नहीं होती और वो जमानत पर छूट कर आ जाते हैं। जैसे अभी अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ है, उसके खिलाफ 18 हत्या के प्रकरण थे। आप कल्पना करिए, 18 हत्या के प्रकरण होने के बावजूद वो उसके खिलाफ कहीं ना कन्विक्शन हुआ। यानी कि आनंद सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला और अगर उस वक्त इंसाफ मिल जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 10 साल बाद ये जो मामला सामने उभर करके सामने आता है, शायद ऐसी घटना नहीं होती। इसे क्योंकि लोगों को संतोष होता है कि हाँ, हमें न्याय मिला है, कानून के माध्यम से हमें न्याय मिला। परंतु स्थिति ये हो गई है कि न्यायालयों के माध्यम से या जो भी हमारा सिस्टम है उसके माध्यम से हम अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाते। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इशू जो है गन कल्चर की मैं बात करूंगा। गन कल्चर गलत है, परंतु उससे पहले मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है कि जमीन को लेकर के कुछ विवाद था और उसको लेकर के उस समय विवाद हुआ था। मुझे पता नहीं वो जमीन को लेकर के क्या विवाद था। ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूं कि जमीन के विवाद जो है वो पूरे देश में है। ठीक है, और इसी तरीके से इसीलिए ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। जाहिर तौर पर सर ये बड़ा मामला है। उस समस्या की तरफ हम ध्यान नहीं देते। यदि रेवेन्यू ऑफिसर, यदि कहीं कोई समस्या आ रही है किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, तुरंत यदि जाकर के समाधान कर दिया जाए, ठीक है, तो शायद ये घटनाएं न हो, परंतु उनका समाधान नहीं हो पाता, उसमें बहुत डिले होता है या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है सर, अब मैं इसमें ब्रज गोपाल लोहिया जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। लोहिया साहब, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में भी डर इस बात को लेकर के है कि जब पुलिस है, प्रशासन है, सिस्टम है, उसके बावजूद अगर लोगों के पास, जिसके पास बंदूक नहीं है, जिसके पास हथियार नहीं है, जिसके पास लाइसेंसी हथियार नहीं है, वो कानून के ऊपर भरोसा कर रहा है, वो पुलिस के ऊपर भरोसा कर रहा है इस उम्मीद में कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, गलत होगा तो जाकर के शिकायत करेगा। लेकिन जो सामने शख्स है उसके पास हथियार है, लाइसेंसी है या अवैध रूप से है, तो ये तो डर रहेगा उसके मन में। और अब इस घटना के बाद से थोड़ा सा डर और बढ़ गया है। जी, 2 बातें करेक्ट कर दूं केवल। एक तो यह है कि इनका भूमि का विवाद नहीं है, बल्कि विवाद है सरकारी भूमि पर कचरा फेंकने का, और 2013 से वो न्यायालय में पेंडिंग है। उसके बाद हुआ ये है कि इन्होंने आपस में समझौता कर लिया है और समझौता आपस में होने के बाद ये उस गांव में रहने आ गए। अब ये 2 स्थितियां बड़ी विचित्र है कि इसमें प्रशासन की क्या भूमिका होना चाहिए, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम लिटरल समाज बनाए, हम पढ़ा लिखा समाज बनाए, सभ्य समाज बनाए, आप और हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका के समाज को सबसे पढ़ा लिखा समाज मानते हैं। वो गन कल्चर अगर दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो वही है, और सर्वाधिक बंदूक से मौतें होती है तो अमेरिका में होती है।
अब ये जो सामाजिक बुराई है जिस पर वहां भी चिंतन होना आवश्यक है और यहाँ भी चिंतन होना आवश्यक है, ये पुलिस का सर फेल्योर गन कल्चर को लेकर के पंजाब की जो स्थिति है और पंजाब को लेकर के जो सवाल उठते हैं, और ये बार बार कहा जाता है, जिसका जिक्र भी शिवम शुक्ला कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का ही आता है। 5वें जो अलग अलग स्टेट है जहां पर गन कल्चर ज्यादा प्रभावी है, उसमें से एक मध्य प्रदेश। बिहार में गंगा का दियारा का जो इलाका है वहां सर्वाधिक बंदूकें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो इटावा का इलाका है वहां बहुत बंदूकें हैं। ये तो और चौथे 5वें नंबर पर आता है। हाँ। परंतु हम तो ये कहते हैं कि किसी भी एक बंदूक की भी आवश्यकता क्यों हो। हाँ। यदि लोग प्रशासन पर और कानून पर विश्वास करें तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है शिवम शुक्ला जी, अब इसमें सहयोग तो करने की जरूरत है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और आप जिसको लेकर के पॉइंट आउट कर रहे थे कि हथियार पॉलिटिक्स जो है ना, आप राजनीति में इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें तो दोनों दल हैं। और सत्यप्रकाश जी ने बड़ा खुल करके कहा और साफ कहा है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी, या कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी इसको सपोर्ट करते हैं। ये रुकना पड़ेगा, मिलकर के काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति की जाए। देखिए, सबसे पहली बात, लोया जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, इस प्रकार के डाकू थे, लेकिन एक बात आप याद रखिए, उन डाकुओं का आत्मसमर्पण करके जो ये चंबल की घाटी है उसको शांति से कायम करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में किया था। तो सबसे पहले लोया जी अपने इस तथ्य को क्लियर कर ले। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज आप सरेंडर कराया उनको चुनाव लड़ाकर, यानी सरेंडर कराकर उन डाकुओं को चुनाव लड़ाकर। लोया जी मैंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुना, आपने अपनी बात रखी। दूसरी चीज, आज आप सिंगरौली जिले का एक उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहां जो अवैध रेत का परिवहन होता है उसमें जो लोग लिप्त हैं, उन्होंने आज पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके पुलिस के जवानों को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार से अगर पुलिस इस सरकार का प्रशासन और पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को यह सरकार या इसके गृह मंत्री कैसे सुरक्षा का आश्वासन दे पाएंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यह तुलना करने में अमेरिका चले जाते हैं, जब वैश्विक मानकों की बात आएगी तो यह पाकिस्तान से तुलना करेंगे, गन कल्चर की बात आएगी तो अमेरिका से तुलना करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हर विषय पर औचक तरीके से अपनी राय रखते हैं। आज जब इतना बड़ा घटना मध्य प्रदेश में हो गई है तो हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, और उसमें उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, पर उनका जवाब क्यों नहीं आया? मुख्यमंत्री की क्या जवाबदेही होनी चाहिए? इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस आज 15-20 वर्षों से इनकी सत्ता है, इन लोगों ने बांटे होंगे, इसके परिणाम स्वरूप ही तो आज वहां हर घर में बंदूक पहुंच चुकी है और इस प्रकार के अपराध आए दिन देखने को मिलते हैं। यह कोई इकलौती घटना तो नहीं सर, ये 15 सालों के अंदर ही सिर्फ लाइसेंस थोड़ी बटे हैं ना, 15 से 18 सालों में सिर्फ लाइसेंस थोड़ी बटे हैं, इससे पहले भी तो लाइसेंस बढ़ते रहे ना। लेकिन ये जरूर तय होना चाहिए कि लाइसेंस की प्रक्रिया तय होनी चाहिए, ये साफ होना चाहिए जिस शख्स को आप लाइसेंस दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आदतन वो अपराधी है या फिर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ज्यादा हाइपर रहता है या ऐसी घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है, तो कम से कम लाइसेंस देते वक्त इन बातों का तो ध्यान रखना होगा। स्वाभाविक नहीं, देखिए मैं आपसे बड़ा स्पष्ट ब्रजगोपाल जी, हाँ जी मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं इस मामले में, ये सामाजिक मामला है तो केवल इसका नहीं है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड हो तो दिया जाए न दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण तो हमें गन में लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी और ज्यादा रोक लगाने की आवश्यकता है। दूसरी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बंदूक का लाइसेंस देने के बाद अन्य शर्तों को भी इसमें जोड़ना होगा, अन्य शर्तों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा कि यदि आपके लाइसेंस की बंदूक का चलती है, उससे कोई अपराध घटित होता है तो आप सजा के पात्र माने ही जाएंगे, अन्य एविडेंस की जरूरत नहीं है। इस तरह के कानूनों में अमेंडमेंट की और सर ये तो अभी सिर्फ अभी वैध लाइसेंस, ये तो लाइसेंसी हथियारों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अवैध रूप से भी हथियार हैं, असला हैं, उनकी तो कोई जिक्र नहीं है। अवैध हथियार के लिए तो आर्म्स एक्ट की धारा 25 है, परंतु वैध हथियार के लिए भी एक हमें धारा विकसित करना पड़ेगी कि उसका कहां इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि जब आप हथियार का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए हम ये ले रहे हैं, हाँ। जबकि आप उसका दुरुपयोग करते हो। लेकिन सर नियम जो है ना वो समय के साथ अगर तय हो जाए तो जाहिर तौर पर इसका जल्द से जल्द असर नजर आएगा। माफी के साथ रुक रहा हूं, आप बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय इतना ही है। लेकिन चंबल में जब दो परिवारों की खूनी रंजिश होती है, जिस तरीके की घटना सामने आती है, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी ये गोलीकांड कैसे हो जाता है, हत्याकांड सामने आता है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।